कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा 27 नवंबर को जो आपका गणित का पेपर होगा 9वीं क्लास का, वो पेपर इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। किस टाइप के आपके पेपर आएंगे, कैसा आपका क्वेश्चन आने वाला है और कौन कौन से आपका जो चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो 27 नंबर का जो पेपर होगा उसमें कैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। निश्चित रूप से आपको जो गणित में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो, और आपके जो पूरे में से पूरे नंबर भी आ सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके जो कक्षा 9 की गणित के जो पेपर हैं वो इस वीडियो में हम सोल्व करते हैं। और आपका जो पेपर होगा पूरे राजस्थान में एक ही पेपर होगा, सेम पेपर आपका इसी प्रकार से आने वाला है। इसकी पीडीएफ आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप के ऊपर जो पुराने पेपर की पीडीएफ है वो ज़रूर देखना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, आपके हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इसमें जो भी मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊँ उसको आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। पेपर आपके सामने है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का जो पेपर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने है, अबसदा के आएंगे 10 प्रश्न आपके एमसीक्यू टाइप के आएंगे। ये 10 क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू आएंगे, अबसदा वाले आएंगे, तो वो आपको कैसे आएंगे, कैसे करना है, इस वीडियो में हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि इसमें √5 किस प्रकार की संख्या है। तो √5 जो है आप सभी को पता होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, 5 को ये जो किसी का वर्ग तो है नहीं ये, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते 5 का। तो फिर आपके जो √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, उसको अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर किसी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, वो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और p और q जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर आपको ये ध्यान में रखना है कि √5 जो है आपके अपरिमेय संख्या है। और एक आपको अपरिमेय संख्या में वो संख्याएं देख लेनी है, जैसे एक तो आपके पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। एक वो संख्या जिसका दशमलव प्रसार कभी भी जो समाप्त नहीं होता है और कोई जो रिपीटेशन उसमें नहीं होता है। इस प्रकार की जो संख्या आपको देखने को मिलती है वो उसका अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते। बाकी जो बार बार रिपीट होती है जैसे 0.3333, इसको तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका बार आ जाएगा 0.3 के ऊपर बार, तो बार वाली संख्या को तो पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसके ऊपर बार नहीं लगा सकते उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है। और पाई आपकी जो है वो आपके अपरिमेय संख्या है। आपके परीक्षा में ये प्रश्न 100% छपने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये x² - 9 का आपको हल ज्ञात करना है। तो x² - 9, ये जब आप एक सर्व समय का आप देखेंगे तो x² - 9 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² का x² रहेगा और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर हमारे सामने एक सर्व समीकरण आ जाएगी ये वाली कि a² - b², ये क्या होता है a + b और a - b। तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, तो x + a 3 और x - 3 इसका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। अब आपके ये ध्यान में होने चाहिए कि इसमें जो समीकरण है उसमें आपके जो 2 चर होने चाहिए। तो इसमें आपके 2 चर वाला कौन सा है, इसमें एक ही चर है, इसमें भी एक ही चर है, इसमें तो कोई ये तो हो ही नहीं हो सकता। फिर आपका ऑप्शन ए बचता है जिसमें आपके x और y 2 चर है। अब 2 तो चर हैं, ये आपके x और y, ये 2 चर में एक समीकरण है। लेकिन रैखिक समीकरण क्यों है? तो रैखिक समीकरण इसलिए है क्योंकि इसकी घात कितनी है, एक होती है। बच्चों याद कर लेना, जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद के दो या फिर रैखिक समीकरण के दो, इनकी जो घात होती है वो हमेशा, रैखिक समीकरण की जो घात होती है वो हमेशा कितनी होती है, एक होती है, याद रखें। और अचर बहुपद जो होता है, अचर बहुपद की जो घात है वो 0 होती है। अचर बहुपद की जो घात है वो कितनी होती है, अचर बहुपद की घात 0 होती है। तो अचर बहुपद की घात 0 हो जाएगी, जबकि आपका जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, उसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये प्रश्न आपको यहाँ से याद कर लेना है। अच्छा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो हल की संख्या की बात करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, याद कर लेना इसको। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक, या फिर आप अनंत हल लिख सकते हैं, अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से खूब सारे हल इसके प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि -10,0 ये कहाँ पे स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, आपकी दूसरी और तीसरी प्रश्नावली, ये आपके 12-12 नंबर की प्रश्नावलियाँ है। टोटल आपके 24 नंबर इन 2 प्रश्नावलियों से पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावलियाँ, और तीसरी प्रश्नावली आपके 10 नंबर की हैं।
इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा इस पर ध्यान देना है और ज़्यादा नंबर के जो प्रश्न आपके इन्हीं प्रश्नावलियों से पूछे जाएंगे। और तीसरी प्रश्नावली जो आपके ये द्विघात ये ज्यामिति का जो परिचय वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति वाली, वो तो बहुत ही आसान है और आप 12 में से 12 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि माइनस के 10,0 कहाँ पे स्थित होगा। तो देखो इसमें x का मान माइनस में है और y का मान 0 है। जब y का मान 0 है इसका मतलब वो x अक्ष पे होगी। कौन से अक्ष पे होगी? वो x अक्ष पे होगी। और x का मान माइनस में, तो माइनस तो इधर रहता है, तो ये x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में होगी। ये x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में यानी कि माइनस वाली साइड में होगी। ये प्लस वाली साइड है और ये ऊपर जो है आपके धनात्मक साइड है y की, ये नीचे जो y की ऋणात्मक साइड है। अब आपसे कोई पूछे ये बिंदु लगा रखा है P कि 0, -2, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके जो इस y के नीचे की ओर आएगा यहाँ पे। इसमें x का मान 0 और y का मान -2 आ जाएगा। तो ये y की ऋणात्मक दिशा में और ये है आपके y की धनात्मक दिशा में। अब आपने माइनस हटा दिया तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। और कोई दूसरा बिंदु Q है जैसे आपके 4,0, ये कहाँ पर आएगा? तो ये x अक्ष पे आएगा, लेकिन x अक्ष की धनात्मक दिशा में आएगा क्योंकि इसमें x का मान प्लस है। x का मान माइनस में होता, जैसे यहाँ पे माइनस के 10 हैं तो ये ऋणात्मक दिशा में होता। तो ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखनी। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है? ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश होता है। पहले चतुर्थांश में आपके दोनों ही प्लस के होते हैं, एक्स वाई दोनों प्लस के होंगे। दूसरे में एक्स माइनस का होगा, वाई प्लस का होगा। तीसरे में दोनों ही माइनस के होते हैं और चौथे में एक्स तो प्लस का होगा और वाई माइनस का होगा। तो ये इस प्रकार से चारों ही चतुर्थांश को आपको याद कर लेना है। एक्स का जो मान होता है उसको भुज कहा जाता है बच्चों, याद कर लो इसको। और वाई के मान को क्या कहते हैं? वाई के मान को कोटि कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि बिंदु ये दे रखा जैसे P 3,4, इसमें भुज क्या है? तो x के मान को भुज कहेंगे। x का मान कितना है? 3 है, तो भुज 3 हो जाएगी। और कोटि कितनी है? तो कोटि हमारी y का मान हो जाएगा जो कितना है? 4 है। तो ऐसे आपको भुज कोटि याद कर लेनी है। ये जो आपकी जो आड़ी रेखा है, इसको आड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं और खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। खड़ी रेखा और आड़ी रेखा पर आपस में जो 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती है, परस्पर लंबवत काटती हैं। यहाँ पर जो कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। और जहाँ पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है, तो इन दोनों अक्षों को, इसको आड़ी लाइन को x अक्ष कहते हैं और खड़ी लाइन को y अक्ष कहते हैं। तो इन अक्षों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, प्रतिच्छेद बिंदु कह दो या कटान बिंदु कह दो, उसको मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? इसको मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो 0,0 होते हैं। x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। बच्चों इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना, परीक्षा में ये 100% आने वाला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। अगला प्रश्न आपका 5वां है ये कि यदि x + y = k है तो इसका हल आगे दे रखा आपको 2,0, तो k का मान ज्ञात करना। अगर ये बिंदु इसका हल है तो ये इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि बराबर में k का मान आ जाएगा। कोई भी बिंदु हो, आपका ये बिंदु लगा रखा है x, y के रूप में होता है। पहला x होता है, बाद में y होता है। तो इसमें देखो 2,0 है, तो ये 2,0, x का मान कितना है? 2 है, y का मान 0 है। तो इस समीकरण में आपको क्या करना है? इसमें आपको x = 2 लिखना है और y = 0 लिखना है। तो 2 + 0 = k हो जाएगा। 0 में 2 जोड़ो, कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो k का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। ए इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। इस प्रकार से आपको प्रत्येक प्रश्न को हल करके निकालना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके फिक्स बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके हैं कि 3x + 2y बराबर आपका, या 2x + 3y बराबर k दे रखा है। अगर आपको ये पूछें कि बिंदु x = 1 और y = 2 पर इसका मान ज्ञात करो, तो ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का उत्तर जो बच्चा कमेंट करेगा, मुझे ये समझ में आ जाएगा कि उसको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। उसको क्या करना है? x = 1 और y = 2 लिख के इस k का मान कमेंट करके बताना है। और 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ऐसा कैसा आपके पेपर में छपेगा ये। अगला प्रश्न आपका ये है कि एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या, तो एक रेखा के ऊपर देखो कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं। आप अनगिनत बिंदु बना सकते हैं, तो ये अनंत बिंदु इसके ऊपर होते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछे कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकते हैं, तो आप एक बिंदु लगा लो। ये एक बिंदु लगा लिया, ठीक है, ये एक बिंदु है। इस बिंदु से आप कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं? आपकी मन पड़े उतनी रेखाएं गुजार दो, ठीक है, आपकी मर्जी पड़े उतनी असंख्य रेखाएं, अनंत रेखाएं उससे गुजर सकती हैं। तो एक बिंदु से अनेक रेखाएं गुजर जाती हैं। लेकिन इसका मैं आपको अलग पूछूँ दूसरा क्वेश्चन कि 2 बिंदु दे रखा है आपको P और Q, तो 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजारोगे? तो 2 बिंदुओं से तो प्यारे बच्चों एक ही रेखा गुजरती है, ठीक है, एक ही रेखा गुजरती है।
तो आपके ये दोनों क्वेश्चन प्रश्न परीक्षा में आएंगे कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो एक गुजर सकती हैं, और एक बिंदु से कितनी गुजर सकती है, तो वो अनेक या फिर अनंत आप इसमें लिख सकेंगे। ठीक है, ये जो आड़े 8 है, सोए हुए 8, ये आपके अनंत का निशान होता है, याद कर लेना, 10वीं क्लास में आपके काम आएगा। तो ये आपके बिंदु हैं, इसमें एक बिंदु से अनेक रेखाएं गुजरती हैं और दो बिंदु से एक ही रेखा यहाँ पे गुजरती हैं। अगला प्रश्न ये है कि न्यून कोण का मान कितना होता है, तो भाई जो 90 डिग्री से छोटा होता है, न्यून का मतलब भी कम होता है, तो 90 से 0 से 90 के बीच का जो कोण होता है, 0 से तो बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो 90 डिग्री से कम का जो वैल्यू का जो जितने भी कोण होंगे उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब आपको बताना है कि जैसे 89 डिग्री है, 89 देखो 90 से कम है, इसका मतलब ये आपका न्यून कोण का उदाहरण है। और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो 90 डिग्री का जो कोण होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, जो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं, समकोण कहा जाता है। तो 90 डिग्री वाला तो आप आराम से याद कर लेना, परीक्षा में आएगा ये क्वेश्चन वापस कि समकोण का मान कितना होता है या फिर 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है। तो ये समकोण 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। इसको लंबवत रेखाएं के बीच में जो कोण होता है वो भी 90 डिग्री का कोण ही होता है, परपेंडिकुलर। और समकोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। समकोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको राइट एंगल कहा जाता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। जो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोणों की जो संख्या वो केवल एक ही होती है, एक ही 90 डिग्री का कोण बनता है, एक से कभी भी ज़्यादा 90 डिग्री के कोण नहीं बनेंगे। फिर ये 180 डिग्री वाला कोण है, तो ये कोण क्या कहलाता है, तो इसके 180 डिग्री वाले को कहते हैं सरल कोण। इसको क्या कहा जाता है, इसको सरल कोण कहा जाता है। और सरल कोण को दूसरा नाम है आपके ऋजु कोण। इसको क्या कहते हैं, सरल कोण या इसको ऋजु कोण कहते हैं। 360 डिग्री का जो कोण आता है उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं, इसको अंग्रेजी में और हिंदी में इसको पूर्ण कोण कहा जाता है। पूरा कोण, एक पूरा चक्कर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एंगल हो जाएगा 360 डिग्री का। इसके अलावा 360 डिग्री आपके कहाँ आएंगे, तो किसी भी बहुभुज का, कोई भी बहुभुज ले लो, उसके बाहर बाहर की जो कोण है, इन बहिष कोणों की जो जोड़ है वो 360 डिग्री होती है। तो किसी भी बहुभुज के, चाहे बहुभुज में आपके त्रिभुज भी आ जाएगा 3 भुजा वाला, 4 भुजा वाला चतुर्भुज आ जाएगा, 5 भुजा वाला पंचभुज आ जाएगा, 6 भुजा वाला षटभुज आ जाएगा, 7 भुजा वाला सप्तभुज आ जाएगा। कोई सा भी बहुभुज ले लो, उसके बाहर बाहर के जो कोण होंगे उनकी जोड़ हमेशा इसमें 360 डिग्री ही आती है। लेकिन आपने 8वीं क्लास में ये भी पढ़ा है कि इसके अंदर के जो कोण होते हैं वो भुजाओं की संख्या पे डिपेंड करता है। इसके लिए आपको जो फॉर्मूला है वो भी याद कर लेना है, n-2 इंटू 180 डिग्री। यह आपके अंदर के कोणों की जोड़ आ जाएगी, जहाँ पर n बराबर भुजाओं की संख्या है। अगर आप n बराबर 3 लिखेंगे तो त्रिभुज के अंदर के कोणों की आपकी जो जोड़ आ जाएगी। तो 3-2 इंटू 180, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा। एक को 180 से गुणा करेंगे तो त्रिभुज के अंदर के कोणों की जोड़ 180 आ जाएगी। अगर आप n बराबर 4 लिखेंगे तो ये 4 भुजा किस में होती है, चतुर्भुज में होती है। तो 4-2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 को 180 से गुणा करके देख लो तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो चतुर्भुज के अंदर के कोणों की जोड़ 360 होती हैं और चतुर्भुज के बाहर के कोणों की जोड़ भी कितनी होती है, 360 होती हैं। तो आपको एक ऐसा बहुभुज पूछा जा सकता है जिसके अंतर कोणों का योग और बहिष्ठ कोणों का योग बराबर होता है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, 4 भुजा वाला चतुर्भुज हो जाएगा। और n बराबर 5 लिखेंगे तो वो आपके जो भुजाओं के अंतर कोणों का योगफल आ जाएगा। जैसे ये वाला आकृति है, ये जो आकृति दिखाई दे रही है, इसमें आपके अंदर के कोणों का योगफल कितना होगा, आप कमेंट करके इसको बता देना। देखिए, ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि इसके जो अंदर के कोण है वो पंचभुज के अंतर कोणों का योगफल कितना होता है। बाहर के कोणों की जोड़ तो 360 ही होगी, ठीक है, लेकिन आपको अंदर के कोणों का योगफल बताना है इस आकृति में। उम्मीद करता हूं कि आप इसमें जो इस सूत्र के माध्यम से निकाल के आंसर कमेंट करके बताएंगे। और जो विद्यार्थी कमेंट करता है निश्चित रूप से उसको फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट ईयर भी खूब सारे बच्चों ने आपसे टॉप किया था गणित में, आपके 70 में से आपके 70 नंबर भी आए थे और वार्षिक परीक्षा में 100 में से 100 नंबर आए थे। ऐसा भी खूब सारे बच्चों के कमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अच्छी पढ़ाई करें, ताकि आपके जो इस बार जो स्कोर है बहुत ही शानदार रहेगा। 180 डिग्री तो त्रिभुज के तीनों अंदर के कोण जो जोड़ हैं, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों की जोड़ वो 180 डिग्री के बराबर होती हैं। याद कर लेना, इसमें बहुत ही काम की चीज़ है ये, तो बार बार पूछी जाती हैं। इसके अलावा 90 डिग्री में आपके जो दो पूरक कोण होते हैं, दो पूरक कोणों का योग, दो कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री है तो उसको पूरक कोण कहेंगे। दो कोणों की जोड़ अगर 180 डिग्री है तो उसको समपूरक कोण कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। ऊपर कर लिया हमने ये। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों की जो जोड़ है वो आपके 180 होती है। अंदर के कोणों की जोड़ कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। किसी भी बहुभुज के अंदर के कोणों की जोड़ ज्ञात करने के लिए, योग ज्ञात करने के लिए सूत्र है n-2 × 180 डिग्री। ये n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल है। n जहाँ पर भुजाओं की संख्या है, इसमें हमने n बराबर 3 रखा, तो 3 - 2 × 180। 3 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा, 1 × 180। तो 180 को 1 से गुणा करें तो 180 डिग्री। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का जोड़ कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से आप चतुर्भुज का भी निकाल सकते हैं, 360 आएगा। पंचभुज का निकाल सकते हैं, आपने निकाल ही लिया होगा, ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा था। लेकिन खूब सारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर कमेंट नहीं किया होगा और कई बच्चों ने इसका उत्तर निकाल करके इसका उत्तर कमेंट किया होगा। तो जिन भी विद्यार्थियों ने ऊपर अपने इस क्वेश्चन में जो इसका जो अंतःकोणों का योगफल आपने अगर इसका 540 किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट सही है। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे केवल वीडियो देख रहे हैं, देखो केवल वीडियो देखने से आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको जो जो बीच में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके जवाब भी आपको करने हैं, ताकि आपको ये पता चलेगा कि मेरे उत्तर सही है या फिर गलत है। आप कमेंट सेक्शन में देखो, खूब सारे बच्चों ने कमेंट कर रखे हैं, खूब प्रश्नों के उत्तर आप दे रखे हैं। मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चे उनका जवाब देते हैं तो उनको याद भी रहता है। परीक्षा में वो प्रश्न आपके, मैं कह रहा हूँ कि हूबहू प्रश्न आएंगे। वो मैं जो प्रश्न पूछूंगा बीच बीच में, उनमें से आपके 100% प्रश्न आपके परीक्षा में छपते हैं। अब ये आप सभी का सपोर्ट मान लो या माँ सरस्वती का आशीर्वाद मान लो, ये होता है। कई बार जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ, हूबहू प्रश्न आपके पेपर में वो छपते हैं। 9वां प्रश्न देख लेते हैं कि एक चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं और चौथा कोण ज्ञात करना। अब जैसे कोई भी चतुर्भुज है, जैसे ये एक चतुर्भुज बना लेते हैं अपनी हिसाब से, कोई सा भी एक चतुर्भुज बना लिया हमने। ये इसको नाम दे दिया हमने A, इसको नाम दे दिया B, इसको C और इसको D। 4 शीर्ष हैं इसके। ये वैसे समांतर चतुर्भुज बन गया, लेकिन ऐसा कोई इसमें आकृति के अनुसार समांतर चतुर्भुज नहीं है ये, यानी ये कोणों के आधार पर ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो इसमें एक 90 डिग्री का है, ठीक है, मैं अंदाज से यूँ ही बना रहा हूँ। ये 90 का है, एक 75 का है, दूसरा भी 75 का है और तीसरा कोण में 75 का दे रखा है। चौथा हमें ज्ञात करना है, जिसको हम x मान लेंगे। अब चतुर्भुज के 3 कोण तो दे रखे, चौथा ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ 360 डिग्री होती है। तो चारों कोणों को जोड़ेंगे, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। तो ये हमने लिख लिया, कोण ABCD। अब आपको क्या करना है, कोण D का मान ज्ञात करना है, x, इसको हमने x मान लिया। A का मान 90, B का मान 75, C का मान 75। तीनों को जोड़ेंगे तो आपके 240 हो जाएगा। और D का मान ज्ञात करना तो 240 को इधर ले आएंगे। देखो पक्षांतरण का नियम ये कहता है कि प्लस की संख्या बराबर से इधर आती है तो माइनस में चली जाती है। आपको पक्षांतरण के नियम नहीं आते तो एक बार मैं आपको और बताता हूँ कि प्लस की संख्या बराबर से इधर है तो माइनस में, माइनस वाले बराबर से इधर आई तो प्लस में, गुणा वाले आपके भाग में चली जाती है और भाग वाली बराबर से इधर गुणा में चली जाती है। अंडर रूट की ये जो स्क्वायर है वो इधर आएगी तो आपका अंडर रूट में बदल जाता है। सेम विपरीत दिशा में ले जाएंगे तो भी आपका ये रहेगा, माइनस का पहले प्लस में, प्लस का माइनस में, भाग गुणा में बदलेगा और आपका जो गुणा वो भाग में बदल जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर में बदल जाता है। तो आपका जो प्लस का 240 है वो इधर आके किस में बदल गया, माइनस के 240 में बदल गया। अब कोण D का मान देखो, 360 में से 240 को घटा लिया तो 120 डिग्री आया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। अच्छा 120 डिग्री जो है वो 90 से तो ज़्यादा है और 180 से कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अधिक कोण कहेंगे। इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, इसको अधिक कोण कहा जाता है। और एक कोण ऐसा होता है जो 180 से तो ज़्यादा होता है और आपका 360 डिग्री से कम होता है। तो ऐसे कोणों को, जो जैसे कोई कोण है जो 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ऐसे कोण को प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है या रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। इसको याद कर लेना, इसको प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। बार बार ये परीक्षा में आता है। जैसे 270 डिग्री का कोण है तो वो प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है। 210 डिग्री का कोण आपके प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है, जो 180 से ज़्यादा है और 360 से कम होता है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, अपना आंसर निकाल लेते हैं। 10वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, वृत्त की व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो ये तो आप शुरू से ही 6वीं 7वीं 8वीं में ही पढ़ा होगा कि वृत्त जो होता है उसमें एक तो व्यास होता है और एक इसमें त्रिज्या होती है। तो ये इसमें इसका डायग्राम आपको यहाँ पे बना के बता देते हैं। ये कोई वृत्त है, ये कोई बिंदु है जिसको इसका केंद्र कहते हैं। केंद्र से इसकी परिधि तक की जो दूरी है इसको क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये इसकी रेडियस है, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, इसको आर से लिखते हैं। जबकि ये पी बिंदु तक की दूरी, ओ से पी तक की दूरी, इसको त्रिज्या कहेंगे। और दूसरी बिंदु दूरी हम इधर ले रहे हैं,
ये ओ से लगा करके क्यू तक की दूरी, ठीक है, ये पूरी ले लेते हैं यहाँ तक, तो ओ क्यू। तो ओ पी और ओ क्यू ये दोनों बराबर होती है, इधर भी क्या होती है, ये भी इसकी त्रिज्या ही होती है। ओ पी भी इसकी त्रिज्या है और ओ क्यू भी इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो ये पूरी जो लाइन है ये पी क्यू, ये पूरी लाइन इसका व्यास कहलाती है। इसमें दो त्रिज्या है, एक त्रिज्या तो ये, दूसरी त्रिज्या है ये। तो पूरी त्रिज्या में कितनी, पूरे व्यास में आपकी कितनी त्रिज्या है, तो दो त्रिज्या है। आर प्लस आर बराबर आपका 2r हो जाएगा, यानी कि व्यास बराबर, इसको डायमीटर कहते हैं अंग्रेजी में इसको। तो डायमीटर या व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू त्रिज्या हो जाएगा। तो व्यास जो होती है वो त्रिज्या का 2 गुना होती है, व्यास जो होती है वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है। और त्रिज्या की बात करें तो वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या की बात करें तो ये व्यास के भाग में आ जाएगा 2, तो ये व्यास बटे 2 हो जाएगा। तो व्यास बटे 2 ये आपका त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या को तो आर से लिखते हैं और व्यास को डी से लिखते हैं। तो या तो ये हो जाएगा डी बराबर 2r आएगा, या फिर आएगा आपके आर बराबर डी बटा 2। तो ये दोनों संबंध आपके सत्य होते हैं। ये कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो पहला तो है आपके आर बराबर डी बटा 2, ये रहा देखो आर बराबर डी बटा 2। दूसरा है आर बराबर 2d, तो आर बराबर 2d नहीं होता है, डी बराबर 2r होता है। r/3 नहीं होगा, आर बराबर डी नहीं होगा। देखो त्रिज्या और व्यास तो कभी भी बराबर होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो संभव ही नहीं है। अच्छा, व्यास जो होता है वो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती हैं, ये भी आपको याद कर लेना है कि व्यास जो होता है वो व्रत की सबसे बड़ी कोण होती है। सबसे बड़ी कोण जीवा जो होती है वो व्यास होती है। देखो जैसे व्यास जीवा क्या होती है देख लेते हैं। एक व्रत के ऊपर 2 बिंदु हैं ए और बी, ए और बी। अब ए और बी को मिलाने वाला जो सीधा रेखाखंड है, ठीक है, ये इसके क्या कहलाती है, कोण कहलाती है, इसका जीवा कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, इसके जीवा कहते हैं। तो ये बिंदु अगर केंद्र से जितना दूर होंगे, जीवा जितनी दूर होगी उतनी छोटी होगी। जितना ये जीवा इस केंद्र के पास में आएगी उतनी ये बड़ी होती जाएगी। जैसे ये अब इसकी लंबाई बढ़ गई है और लंबाई बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्रत के केंद्र से होकर गुजरती है, और जो जीवा व्रत के केंद्र से होकर गुजरती हैं वो सबसे बड़ी जीवा होती है, और उसको व्रत का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा का नाम आपको व्यास बताना है, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है। अच्छा, आपके व्रत की परिधि और क्षेत्रफल का सूत्र भी मैं आपको बता ही देता हूँ। इसमें व्रत की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 8वीं क्लास में था ये। और व्रत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है πr², πr²। और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान देखो आपने पढ़ा होगा, पाई का मान जो है वो 22/7 होता है, या फिर इसका मान हम 3.14 लेते हैं। जब तक नहीं कहेंगे तब तक हम 22/7 ही लेते हैं। सवाल में कह दें, मेंशन कर दें कि बच्चों ये पाई का मान तुम ये लेना, तो फिर आपको यही लेना है, 3.14 ही लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके कन्फर्म हो गया होगा 10वां क्वेश्चन। अगला देखो 10 क्वेश्चन आपके ऐसे अबसद के प्रश्न आएंगे। 11वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, a+b का आपको होल स्क्वायर ज्ञात करना है। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सर्वसमीका है, a² + 2ab + b², ठीक है। 3-4 सर्वसमीका है आपके, वो काम की है, उसको याद रखें। दूसरी आपके a - b का होल स्क्वायर, जिसको हम क्या लिखते हैं, a² - 2ab और प्लस में b², या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं a² + b² और माइनस में 2ab। या आगे पीछे लिखने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी सही है और ये वाली भी सही है। ये 8वीं क्लास में थी और ये आपके 9वीं क्लास में है। और एक आपके है सर्वसमीका a² - b², जो कौन सी है, a+b, और दूसरी हो जाएगी आपके a - b। और तीसरी सर्वसमीका है आप, चौथी सर्वसमीका x + a और x + b, ये भी आपकी सर्वसमीका है। तो ये हो जाएगी आपका x² कोष्टक a + b × x और प्लस में a × b। ये आपकी जो सर्वसमीका नंबर 4 है। ये पहली सर्वसमीका है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये वाली चौथी सर्वसमीका है। चारों ही सर्वसमीका इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करके रखें। 12वां क्वेश्चन आपके मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे गए। ये देखो मूल बिंदु, ये x अक्ष हो जाएगी, ये खड़ी लाइन y अक्ष हो जाएगी। आड़ी लाइन को आप हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, तो इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये कौन सी रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, तो इसको हम क्षैतिज रेखा कह देंगे, क्षैतिज रेखा। और ये खड़ी लाइन जो आपके ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगी ये, और आड़ी लाइन क्षैतिज रेखा हो जाएगी। आड़ी लाइन को x अक्ष कहते हैं, खड़ी लाइन को y अक्ष कहते हैं। जहाँ पर दोनों अक्ष काटती हैं एक दूसरे को, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, उसको O से लिखते हैं। देखो मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे तो आपको ये O लिख करके, ये तो O है, और इसके कोष्टक में 0,0 लिख लेना है, ठीक है। आपको ये 0 लिखना है, 0 कुछ इस प्रकार से होता है।
अब ऐसा नहीं होगा आपके ओ और जीरो दोनों एक जैसे बन जाए, ओ अलग है और जीरो अलग है। तो ये ओ, इसका एक अक्षर लिखो तो ओ बनाना है, ठीक है, और दोनों अक्षर लिखें तो दोनों अक्षर लिखें तो 0,0 लिखना। आपको 0,0 ही लिखना, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बिंदु लगा रहा हूँ मैं आपके 3,4, ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न पूछ ले की ओर चलता हूँ मैं आपको। 13वां क्वेश्चन है कि ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। अच्छा, उत्तर ही बता दिया मैंने कि इसमें पूछा जा रहा है कि कितने चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ये तो आपके ऊपर ही आया था क्वेश्चन ऐसा कैसे आपके, इसमें कितने चर है, एक तो एक्स चर है और दूसरा वाई चर है, कितने चर हो गए, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो इसमें दो चर इसका आंसर रहेगा। रैखिक समीकरण क्यों कहा इसको, तो इसकी जो घात है वो एक्स और वाई की जो घात है वो एक एक है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है, एक होती है। नेक्स्ट, अच्छा, रैखिक समीकरण के शून्य भी आपके एक ही होते हैं। अगला प्रश्न आपका 14वां है, √3 क्यूब रूट है ये, ठीक है, ये तो आपके अंडर रूट है, ये तो आपका वर्गमूल का निशान है, इसमें आपके दो दो के जोड़े बनते हैं, और ये आपके बाहर अगर 3 लग रहे हैं यहाँ पे तो ये आपका घनमूल का निशान है। ये किसका निशान है, ये आपका क्यूब रूट का निशान है, घनमूल का। 8वीं क्लास में वर्गमूल भी था और घनमूल भी था। एक प्रश्नावली वर्गमूल की है, दूसरी प्रश्नावली आपके घनमूल की है। तो ये वर्गमूल है, इसमें दो दो के जोड़े बनते हैं, घनमूल में आपके 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर इस क्यूब रूट का मतलब इसकी घात 1/3 है, इसका मतलब इसकी घात कितनी है, 1/3 घात होती है, ठीक है। ये घात जो होती है इसकी 1/3 होती है, और वर्गमूल में इसकी घात जो होती है वो 1/2 होती है। तो 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब के अंदर आपको 8 लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये 8 लिखा हुआ है, क्यूब रूट में 8 लिखा हुआ है, तो इसमें 8 के टुकड़े कर दो। 8 के टुकड़े करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे, ठीक है। 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 का घनमूल, तो 2 का भाग देंगे 4 बार, 4 में 2 का 2 बार, 2 में 2 का 1 बार, तो 2 2 के ट्रिपलेट बनते हैं इसमें, डबल नहीं, 3 3 के जो इसमें ट्रिपलेट बनते हैं। तो ये ट्रिपलेट 1 2 का बन जाएगा, तो इसमें से बाहर आएगा तो 1 2 आ जाएगा। तो आंसर इसका कितना आएगा आपके, इसका मान केवल 2 है। देखो, अगर रिक्त स्थान की पूर्ति वाला क्वेश्चन है तो इसमें आपको सीधा ही आंसर लिखना है, ऐसे आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो क्वेश्चन नंबर 11 से लगा के 16 तक के आंसर क्वेश्चन है वो आपके खालिस्तान वाले पूछे जाएंगे, तो उसमें आपको ऐसे ही खालिस्तान में जो सही उत्तर है वो आपको भर देना है। तो जैसे ये आ गया आपके अंडर रूट, इसका क्यूब रूट का मान ये है। तो अब आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि 125 की जो घात है, 125 की घात आपके 1/3 है। अब घात 1/3 का मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट हो जाएगा, ये क्यूब रूट 125 है। तो इसका मान आपको कमेंट करके बताना है कि 125 किसका इसमें वर्ग है। तो 125 अगर आपको वर्ग पता है तो इसका आंसर आप सीधा ही बता देंगे। और एक प्रश्न मैं आपके लिए और छोड़ता हूँ, ऐसी क्या संख्या है जो जिसका वर्गमूल भी निकलता है और जिसका घनमूल भी निकलता है। आप इसका उत्तर एक मत बताना, एक का वर्गमूल एक ही होता है, एक का घनमूल एक ही होता है। एक के अलावा कोई दूसरी संख्या बताना जिसका किसी का वर्ग भी है और जो किसी का घन भी है। जैसे एक है तो एक तो वर्ग भी है और एक घन भी है, ऐसे ही आपके एक के बाद में ऐसी कौन सी संख्या आती हैं जो किसी का वर्ग भी आती है और जो किसी का घन भी है। अगला प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होता है। तो भाई बच्चे को पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है और तीनों कोण बराबर है, तो तीनों एक्स 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 हो जाएंगे, ये 3x हो जाएगा ये। और x का मान ज्ञात करने के लिए 180 में 3 का भाग दे देंगे, तो 180 में 3 का भाग 60 बार चला जाएगा। तो समबाहु जो आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें जो आपका जो प्रत्येक कोण है त्रिभुज का वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। और ये आपके एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है, याद कर लेना इसको। तो ये आपके समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आप कमेंट करके बताना कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। नेक्स्ट है समकोण का मान। अरे यार, इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा आपके लिए, समकोण का मान पूछा है तो आपके 90 डिग्री बता दोगे, ठीक है। समकोण का मान 90 डिग्री होता है। आप सरल कोण का मान, सरल कोण या फिर आपको ऋजु कोण, इन दोनों को एक ही नाम है ना, सरल कोण और ऋजु कोण। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताने कि ये कितने डिग्री का होता है, सरल कोण कितने डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है ये, वृत्त की सभी त्रिज्याएं, तो एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये कोई सर्कल है और यहाँ सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी वो सब तरफ इक्वल होती है, बराबर होती हैं। चाहे आप किधर भी खींच लो, सभी जो दूरियाँ वो बराबर ही होती हैं। तो वृत्त सभी एक वृत्त की जो सभी त्रिज्याएं वो इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो द लेंथ ऑफ द रेडी ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ये आपके
इक्वल होती है, समान होती है। ठीक है, आपको याद कर लेना, वो बराबर होती हैं, समान होती हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि एक वृत्त की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आपको व्यास कमेंट करके बताना है कि मान लेते हैं कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो r बराबर 7 सेंटीमीटर है। r बराबर कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास कितना होगा, या इस वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है उसकी लंबाई कितनी होगी? दोनों उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। ये लो, अगला प्रश्न क्या आया? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो अब तो आपको याद ही हो गया होगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। अभी मैंने ऊपर 2 बार पूछ लिया आपको। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। बच्चों, क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, परीक्षा में यही क्वेश्चन आपके बार बार जो रिपीट होते हैं। तो आपके ये प्रश्न जो हैं वो आपके बता दिए मैंने, क्वेश्चन नंबर 11 से लगा करके 18 तक, 16 नहीं 18 तक। या आपके 8 क्वेश्चन रिक्त स्थान के पूछे जाएंगे, खाली स्थान के आने वाले। और 1 से लगा के 10 तक के जो क्वेश्चन है वो आपका MCQ टाइप आएंगे, अबसद वाले। और फिर आगे के जो क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या आपके 19 से लगा करके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके कैसे आएंगे? 10 प्रश्न यानी कि 29 तक के जो प्रश्न है वो आपके 1 लाइनर होंगे, अति लघुतरात्मक, एक एक नंबर के वो प्रश्न होंगे। जैसे ये सेक्शन C का 19वां प्रश्न है कि 2^3/2^-4 का आपको मान ज्ञात करना है। तो ये माइनस की घात जब 1 के बटे में घात माइनस होती है तो उसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये घात इसमें प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर भी 2 की घात ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, और इसके इंटू में जाएगी। तो 2^3 इंटू 2^4 कितना हो जाएगा? 2 ये आपके आधार समान है, 1m इंटू 1n क्या होता है? आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 1m+n हो जाएगा। तो 2^3 और 4 7 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 2^7 आ जाएगा। वैसे आपको 2^7 का मान नहीं निकालना है, और आप निकालना चाहें तो आप 2 को 7 बार गुणा करेंगे तो आप आराम से इसमें निकाल पाएंगे। देखिए, कोशिश करना, देखिए 2^7 का मान कितना आता है। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बता देना। देखिए इसका उत्तर ये कितना आएगा। ठीक है, मेरे को पता है कि 2^5 है वो 32 होती हैं, 2^6 जो है वो कितनी होती हैं? 64 होती हैं। तो आप 2^7 का उत्तर बता ही देंगे फिर तो। ठीक है, कमेंट करके बताना देखिए कितना उत्तर आता है। और एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कोई संख्या है, इसकी घात 0 है, तो किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर में से कितना आता है? 1 आता है। ये बार बार ये भी पूछा जाता है, याद कर लेना इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अपना क्वेश्चन है 20वां। इसमें शून्यक बताना। तो शून्यक बताने के लिए कुछ नहीं करना है, इसके बराबर में 0 लिखना है। 5x+3 इसका शून्य निकालना है। एक बहुपद है px, तो px बराबर 0 हो जाएगा। तो 5x+3 बराबर भी 0 आएगा। पक्षांतरण के नियम लगाओ, प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस के 3 हो जाएंगे। x का मान ज्ञात करना है, तो गुणा वाला इसके भाग में चला जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? -3/5 आ जाएगा। और ये इसके कितने चर है? इसमें एक ही चर है। इसकी घात कितनी है? 1 घात है। ये एक चर का एक घात का बहुपद है। ठीक है, तो या इसको एक घात वाला रेखिक बहुपद भी इसको कहते हैं। रेखिक बहुपद का एक ही शून्य प्राप्त होता है। शून्य क्या होता है? x का वो मान होता है जो इसमें रखने पर इसको शून्य कर दे। यानी कि 5x+3, इसमें x का ऐसा मान लिखें जो इसको 0 कर दे। तो x का ये मान लिख के देख लेना, ये इसको 0 कर देगा। जैसे 5 इंटू -3/5 हो जाएगा, और प्लस में आपका 3 आएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा, और ये -3 प्लस के 3 ये कट के 0 हो जाएगा। तो x का वो मान है ये जिसको 0 कर रहा है। तो इस बहुपद को 0 करने वाले x के मान को हम क्या कहते हैं? इसका जीरोस कहते हैं, इसका शून्य कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये कि ये बिंदु -4,3 कौन से चतुर्थांश में है? तो बच्चों इसको चतुर्थांश में बांटने के लिए 4 भागों में इसको बांटते हैं। ठीक है, ये आड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन, और बीच में इसका मूल बिंदु है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में दोनों ही प्लस के होते हैं, आपको बता ही दिया पहले। दूसरे में x - y प्लस होता है, तीसरे में दोनों ही माइनस होते हैं, और चौथे में x + y माइनस होता है। इसमें आपका x तो माइनस है, x माइनस है, और y प्लस है। तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? आपके द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका आंसर आपको क्या कर देना है? द्वितीय चतुर्थांश कर देना है। नेक्स्ट आपके एक समीकरण दे रखी है y बराबर 2x, इसको ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखनी है। तो ये हो जाएगा y बराबर 2x। ठीक है, y बराबर 2x, तो इसमें y को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर तो 0 बचेगा, इधर y माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 2x माइनस, या 0 बराबर 2x - y, यानी कि 2x - y बराबर क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब इसमें
2x माइनस वाई ये तो ठीक है, लेकिन ax प्लस बी वाई तो ठीक है, c का मान नहीं है, तो c का मान नहीं है तो इसको 0 लिख लेंगे यहाँ पे। इससे हमारा a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का मान आपका माइनस का 1 हो जाएगा और c का मान इसमें 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा देनी। तो यूक्लिड के अनुसार जो लाइन की क्या आपकी डेफिनेशन है, तो यूक्लिड के ये कहता है कि भाई रेखा जो होती है वो चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखा में कोई जो चौड़ाई नहीं होती है, केवल उसकी लंबाई होती है, उसको रेखा कहते हैं। और रेखा का जो भाग होता है उसको रेखाखंड कहा जाता है। इसके दो बिंदुओं के बीच की जो फिक्स दूरी होती है उसको निश्चित दूरी को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहा जाता है। अगला प्रश्न, समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो बच्चों आपको ऊपर बता दिया मैंने, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उनको समपूरक कोण कहा जाता है। उनको इसमें जो सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो ये आपके समपूरक कोण, दो कोण जिनको जोड़ कर लें तो 180 आ जाए, दोनों ही कोण आपस में कैसे कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। तो जैसे एक 40 है तो दूसरा 140 होगा, जब भी तो 180 होगा। तो 40 और 140 दोनों ही समपूरक कोण है। एक 70 का और दूसरा 110 का, ये दोनों 180 हो रहे हैं, तो फिर आपकी ये समपूरक कोण है। एक 100 का तो दूसरा 80 का है, तो दोनों जोड़ने पर 180 हो रहे हैं, ये दोनों आपके समपूरक हैं। ऐसे कोई एक उदाहरण आपको और देना है जिनको जोड़ने पर 180 आ रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न ये है कि त्रिभुज की परिभाषा देनी। तो भाई तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन इसमें शीर्ष होते हैं। ये त्रिभुजें सीधी रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति, केवल सीधी रेखाओं से बंद आकृति बनने वाली तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें ये इसका शीर्ष है ए, बी और सी, ये तीन कोण है, कोण बी और कोण सी। ए बी इसकी भुजाएं, बी सी इसकी भुजाएं और सी इसकी भुजाएं हैं। तो तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं, और तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। फिर त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता है। और भुजाओं की संख्या के आधार पर आपका जो त्रिभुज होता है वो आपके इसमें समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर, और विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं अलग अलग। तो भाई ये आपका जो त्रिभुज की परिभाषा हो जाएगी। अच्छा, आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित किताब में एक प्रश्नावली है और उसमें एक सूत्र काम में लिया जाता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लिया जाता है। उस सूत्र को क्या कहते हैं, आपकी जो प्रश्नावली है 1 से 9 तक आपके जो पढ़ा दिया होगा, 10वीं प्रश्नावली है। तो 10वीं प्रश्नावली में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र काम में लेते हैं, उस सूत्र का नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपके समचतुर्भुज की दो विशेषता बतानी है। तो समचतुर्भुज जो होता है, समचतुर्भुज ये वाली आकृति समचतुर्भुज के रूप में जानी जाती है। ऐसी आकृति को समचतुर्भुज कहते हैं। काजू कतली जैसी आकृति बन रही है जिसमें ये इसका शीर्ष है 4, ए बी सी और डी। इसमें ये ऐसी इसका विकर्ण है, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। बी और डी को मिलाएंगे तो ये इसका विकर्ण है, डायगोनल है। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि कोई इसकी जो दो विशेषताएं लिखनी है। तो एक तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखो है तो ये वर्ग जैसा ही, ठीक है, वर्ग में और इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, केवल एक ही अंतर है। वर्ग में भी 4 भुजा होती है, इसमें भी 4 भुजाएं, ठीक बात है। वर्ग में आपके जो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर, ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये वाली चारों भुजा बराबर है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा जो वर्ग है, इसमें जो हमारा वर्ग है इसके विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, इसके जो वर्ग के जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते हैं। और इसमें विकर्ण 90 डिग्री के कोण पे काट, इसमें जो है वो समकोण पर काटते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, ये बात याद रखनी है। इसके अलावा आमने सामने के जो कोण है वो बराबर होते हैं। ये आमने सामने कोण ए और कोण सी, कोण बी और कोण डी ये बराबर होते हैं। इसके अलावा सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं वो समांतर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से याद कर लेना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये 10वीं क्लास में आएगा आपके, विकर्णों का गुणनफल। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र होता है। ठीक
ठीक है, ये इसका एरिया फाइंड करने का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिरामिड किसे कहते हैं? तो भाई पिरामिड एक ऐसी त्रिविमीय 3D आकृति है जिसका आधार एक बहुभुज होता है, प्रत्येक किनारे पर एक त्रिभुज होता है, दोनों किनारों पर त्रिभुज होते हैं और सभी त्रिभुज एक साथ जुड़े होते हैं, इनका एक वनिष्ठ शीर्ष होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा पी क्यू वृत्त पर बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, तो कोण ओ ए क्यू का मान ज्ञात करना है। ओ ए क्यू का मान ज्ञात करना है, तो ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये इसकी त्रिज्या है और ये केंद्र से उस बाहर बिंदु की दूरी है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपकी जो स्पर्श रेखा है ये और त्रिज्या आपस में जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ में समकोण बनाती है, तो आपका कोण ओ ए क्यू जो है आपका समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ये, इसको हल करना है, इसका मान है आपको निकालना है। तो √32 को हम क्या लिख सकते हैं? √32 को हम लिख सकते हैं, 32 को लिखेंगे, 2 का भाग लगे तो 16, तो 16 को हम क्या लिखेंगे? जैसे 2 × 16 है तो 16 बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, तो √32 को हम क्या लिख सकते हैं? 4√2 लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया इसको 4√2। इसको भी क्या लिखेंगे? 48 है तो 48 को क्या लिखेंगे? 48 को 3 × 16 लिखेंगे, तो 3 बाहर अंदर रहेगा और ये 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो 4√3 हो जाएगा 48 का। 8 को 2√2 और 12 का जो इसमें 2√3 हो जाएगा, ये 12 का 2√3 हो जाएगा। फिर इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, √16 इसमें भी है, √16 इसमें भी, तो 4 बाहर आ जाएगा और इसमें आपके √4 बाहर आएंगे, तो इसका 2 बन जाएगा, इसका 4 बन जाएगा। √16 का मान 2 होता है और ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे, तो 4/2 यानी कि 2 इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर आपके कितना आ जाएगा? ऐसे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके 3/5 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो भाई 3/5 और 4/5 का हर समान और अंश में 1 का अंतर है, ठीक है। तो कुल कितनी संख्या ज्ञात करनी है? तो हमें 3 संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको 3 + 1 करना है। जितनी ज्ञात करनी है उससे 1 ज़्यादा लेते हैं, तो n+4 करेंगे, 3 + 1 करें तो 4 हो जाएगा, तो 4 को इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 12, ये 4 × 5 20 हो जाएगा, तो ये आपके 12/20 हो जाएगा। 4 × 4 = 16, 4 × 5 20, ये 16/20 हो जाएगा। अब आपके 12/20 और आपके 16/20 के बीच में कोई भी 3 संख्या लिखनी है, तो इसके बीच की ऊपर की संख्या चेंज कर दो और नीचे की संख्या सेम ही रख लो। जैसे नीचे तो 20 ही आएंगे, ऊपर इनमें जो गिनती लिख लो, 13 के बाद में 14, 12 के बाद में 13 लिख लो, फिर 14 लिख लो, फिर यहाँ पे 15 लिख लो। ये 3 संख्या बन गई, देखो नई संख्या 13/20, 14/20 और 15/20। तो तीनों संख्याएँ क्या हो जाएगी? 13/20, 14/20 और 15/20 हो जाएगी। x = 0 पर इस बहुपद का मान निकालना है, तो जहाँ पर x है वहाँ पे 0 लिखना है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लिख लेंगे। x = 0 लिखने पर तो P0 पर मान ज्ञात कर रहे हैं, 5 × x का मान 0, -4 × x का मान 0, x की जगह पे 0 लिखा, उसका स्क्वायर करेंगे, +3, तो ये 0 से गुणा होकर 0 ही बनेगा। ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 को 4 से गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा और प्लस के 3 आ जाएंगे। 0 में से 0 निकालो, कोई मतलब नहीं है, 0 ही रहेगा और 0 इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर 3 आ जाएगा। तो P0 पर आपका जो मान है वो कितना है? इसके मान 3 आया, तो इसका आंसर आपके 3 निकाल लेना है ऐसे। 32वां क्वेश्चन है कि इसका शून्य ही निकालना, वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, देखो पहले भी आया था वापस आए हैं। तो 5x + 6 = 0 लिखेंगे, तो 5x = प्लस के 6 इधर आएंगे तो माइनस के 6 हो जाएगा और x का मान ज्ञात करना है, तो 5 को भाग में ले आएंगे, x बराबर आपका -6/5 इसका आंसर रहेगा। इस समीकरण के कोई आपको 2 हल निकालने, तो x = 4y दे रखा है, पहले x = 0 लिखो, या x का मान तो निकालना है, y का मान रखना है, तो y = 0 लिख लो, तो 4 × 0, x का मान भी 0 आ जाएगा, y = 1 रखो तो 4 × 1 हो जाएगा, x = 4 × 1 तो x = 4 आ जाएगा। x और y की सारणी बनाएंगे, तो x का मान 0 लिखा तो y का मान भी 0, यानी कि y का मान 0 तो x का मान भी 0। और अगर इसमें y का मान 1 लिखा तो x का मान 4 आया, तो ये आपकी सारणी बन जाएगी। अगर इसमें आपके x = 4y में y का मान अगर आप 2 रखेंगे
तो एक्स का मान कितना आएगा, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी, इसमें आपको यूक्लिड की दो अवधारणाओं के बारे में लिखना है। तो यूक्लिड की अवधारणा, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। ये दो इसकी अवधारणाएं, याद कर लेना इसको। अगला प्रश्न है ये कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण ए 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री, AB और AC बराबर, ये AB और ये AC बराबर है। तो आपको ये कोण B और कोण C का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये दोनों बराबर हैं, तो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं अगर बराबर है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इस B के सामने वाली ये भुजा और C के सामने वाली ये भुजा बराबर है, तो ये B और C कोण भी बराबर भी आएगा। तो ये आपका x होगा, तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है, दिया गया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण A बराबर 90 डिग्री है, कोण AC और AB बराबर है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण B और कोण C इसमें बराबर हो जाएगा। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, इसको हमने मान लिया। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों की जोड़ कितनी होती है, तो 180 डिग्री होती है, ये लिख लेंगे। कोण A कोण B कोण C लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। इन दोनों की जो मान है वो लिख लेंगे। कोण A का मान 90 डिग्री है, ये लिख लिया। B और C बराबर तो हमने x लिख लिया। तो x और x जोड़ा तो 2x हो गया, प्लस के 90 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये क्या बचेगा आपका 2x बराबर 90। तो x का जो मान है वो आपका कितना हो जाएगा 90/2 हो जाएगा, जो कि 45 उत्तर लाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 45 यानी कि 45 डिग्री इसका जो B और C का मान रहेगा, 45 मान रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात ये दे रखा है तो चारों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो भाई हम मान लेंगे इसको कोण को कि ये वाला जो एक चतुर्भुज है इसके जो चार कोण इस प्रकार से दे रखे हैं, एक को A मान देते हैं, दूसरे को B, तीसरे को C, चौथे को D मान लेते हैं। ये कोण आपको दे रखा है, जैसे A बराबर इसको 3x मान लेते हैं, B बराबर ये 5x मान लेते हैं, C बराबर कितना ये 9x मान लेते हैं और D बराबर कितना 13x मान लेते हैं। हम इसको वैसे ही मान रहे हैं, ये वैसे आकृति ऐसी नहीं बनेगी इसके, हम कच्चा चित्र बना रहे हैं, ऐसे मान लेना इसको। तो कोण, पहला कोण ये A बराबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, दूसरा कोण B बराबर 5x, तीसरा 9x, चौथा 13x। इन चारों ही कोणों की जोड़ कितनी आनी चाहिए, तो चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ 360 आनी चाहिए। 3x, 5x, 9x, 13x, इन चारों ही कोणों की जोड़, तीनों नहीं चारों ही कोणों की जोड़, तो चारों ही कोणों की जोड़ कितनी आएगी 360 डिग्री आएगी। तो इन चारों को भी जोड़ लो, कितना आएगा, तो 5 और 3 8, 8 और 9 26, 27 और 13 30 हो जाएगा। 30x बराबर 36, 360 है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 360 में फिर हम 30 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। x का मान 1 कम 2 यानी कि 12 आ जाएगा। x का मान कितना है 12 आया। आपको चारों ही कोण ज्ञात करने, तो चारों ही कोण हम यहाँ पे लिख लेंगे। a बराबर कितना माना, पहला कोण 3x, तो 3 × 12, 12 3 36 हो जाएगा। दूसरा कोण 5x, 5 × 12, 12 5 60 हो जाएगा। तीसरा 9x, 9 × 12, 12 9 108। चौथा आपके 13x, तो 13 × 12 करेंगे तो 156 हो जाएगा। इन चारों की जोड़ करके देख लेना, वापस आपका 360 डिग्री मिलना चाहिए, तो मिल जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट सही है। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक त्रिभुज के लिए देता हूँ। किसके लिए दे रहा हूँ मैं आपको ये ऐसा ही क्वेश्चन, त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं, तीनों कोणों का अनुपात है 1:2:3। तो उसके तीनों कोणों का जो मान है वो आप कमेंट करके बताना। देखिए ये सेम सवाल है, उसमें 3 भुजा आ जाएगी, 3 कोण आ जाएंगे और 360 की जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। बाकी तीनों की जोड़ करके x का मान ज्ञात कर लेना, ठीक है, और जो जो x इसके साथ में रहेगा इसको गुणा कर देना। अगला प्रश्न है कि वर्ग और समचतुर्भुज में 2 अंतर बताना है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि जो वर्ग है उसका प्रत्येकोण समकोण होता है और समचतुर्भुज का प्रत्येकोण समकोण ऐसा आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, ठीक है, सारे के सारे वर्ग आपके जो समचतुर्भुज होंगे, लेकिन सभी समचतुर्भुज, ये प्रत्येक समचतुर्भुज वो वर्ग हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि जो गधा है वो जानवर है, ठीक है, जो गधा है वो गधा जानवर हो सकता है, ठीक है, गधा जानवर होगा हमेशा।
ठीक है, लेकिन सभी जो जानवर है वो गधे होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है वृत्त की जीवा व्यास को परिभाषा देनी है, तो ये तो हमने देख ही ली ऊपर। जीवा क्या होती है? वृत्त पर परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला सीधी रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास वृत्त की वह जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है और त्रिज्या की 2 गुनी होती है। ये हमने पहले ही चर्चा कर ली है। फिर आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसमें दिए गए चित्र में OA 5 है और AB इसमें 8 है। तो आपको इसमें OC का मान ज्ञात करना है। OD AB पे लंब है, परपेंडिकुलर है। तो चित्र के अनुसार OD अगर AB पे लंब है तो त्रिभुज OC या A या ACO जो O ये जो त्रिभुज है वो आपका समकोण त्रिभुज रहेगा। इसमें ये O है, ये C है और ये आपका A है। तो ये टोटल तो AB जो है वो आपके 8 है, तो इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा, AC और CB बराबर भाग, इसका मतलब आधी हो जाएगी। पूरी कितनी है? 8 है, तो आधी कितनी? 4 हो जाएगी। तो AC की लंबाई 4 हो जाएगी, यानी कि ये 4 आ जाएगी। इसका कर्ण है, इसका जो त्रिज्या है इसका कर्ण हो जाएगी। ये 5 आपको दे रखा है, ये ज्ञात करना ये कितना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपने 8वीं क्लास में पाइथागोरस के ट्रिपलेट पढ़े होंगे, जिसमें आपके जो एक ट्रिपलेट ये भी पढ़ा था 3, 4 और 5, 6, 8 और 10, 6, 8 और 10, ऐसे 3 के ट्रिपलेट होते हैं। एक और हमारे पास में 5, 12 और 13, ये 3 के ट्रिपलेट है, जिनके 2 को वर्ग करके जोड़ेंगे तो तीसरे के बराबर आता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर लिखेंगे। कर्ण 5 है और आधार 4 है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 16 हो जाएगा। और लंब हमें ज्ञात करना है, ये 16 इधर आएंगे तो माइनस में, तो 25 - 16 बराबर OC स्क्वायर बचेगा। OC का मान ज्ञात करने के लिए इसका माइनस करने के बाद जो उत्तर आएगा उसके ऊपर अंडर रूट कर देंगे। तो 25 में से 16 गए तो 9 बचे, स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट 9 हो गया। OC का मान कितना आ गया? 3 आया। तो 3 इकाई इसका जो आंसर है वो रहेगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें बिंदु दे रखे आपको, इन बिंदु को बताने की कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। ये आड़ी लाइन है, हमारे इधर इसको एक्स अक्ष कहते हैं, ये खड़ी लाइन है, ठीक है। इसको आप ऊबी लाइन भी बोल सकते हैं या खड़ी लाइन भी बोल सकते हैं। ये ऊबी नहीं बोलेंगे, इसको खड़ी बोलेंगे। खड़ी लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ऊबी को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और आड़ी को क्षैतिज रेखा कहते हैं। आड़ी एक्स अक्ष और खड़ी वाई अक्ष होती हैं, दोनों जिस बिंदु पे काटती है इसको इसमें मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है। मूल बिंदु 0,0 होता है। तो ये पहला चतुर्थांश हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। पहले में सब प्लस के ऑल पॉजिटिव, दूसरे में x - y प्लस, तीसरे में ऑल नेगेटिव और चौथे में x प्लस और y माइनस का होता है। तो ये पहला बिंदु देखो 2,3, तो बताओ देखिए 2,3 कहाँ जाएगा? तो 2,3 आपका ये x भी प्लस का और y भी प्लस का पहले में आएगा। दूसरा है x - y प्लस, x माइनस और y प्लस दूसरे में चला जाएगा। तीसरा दोनों ही माइनस के, -2 -4 और चौथा x प्लस का है और y माइनस का है। तो इस प्रकार से आपको ये 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वापस आएगा ऐसा क्वेश्चन अच्छी प्रकार से। आपका जो उदाहरण नंबर जो आपके 3.2 है उसका उदाहरण और एक आपकी इसका सवाल पहला, एक ही सवाल है, उनको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है कि यदि x = 2 y = 1 है तो इस समीकरण में k को संतुष्ट करता है, तो k का मान निकालो। ये तो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड जो परीक्षा का पेपर बनाते हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार ही आता है। तो x = 2 लिखो, y = 3 लिखो। x = 2 y = 1 लिखना, 3 नहीं लिखना है, 1। समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो x और y का मान लिखेंगे, 2 × 2 और 3 × 1, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 3 7 इसका आंसर रहेगा। तो 7 इसका आंसर रहेगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको मान ज्ञात करना है। AB CD के समांतर है तो x y का मान ज्ञात करना है। तो अगर AB CD के समांतर है, ये AB है, ये CD है, ये समांतर एक दूसरे के, तो सरल कोण युग्म से, रेखीय कोण युग्म से इन दोनों कोणों की जो जोड़ है वो 180 होगी। तो 50 और x को जोड़ेंगे तो ये 180 के बराबर आएगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 180 में से 50 को
माइनस कर देंगे, 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 बचेगा, 130 बच जाएगा। तो कोण x का मान कितना आएगा, 130 डिग्री आएगा, 180 डिग्री। 180 में से 50 को घटा लो, आंसर आ जाएगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं तो कोण x, ये z बन रहा है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल में z बनता है, तो ये वाले कोण बराबर होते हैं, चाहे सीधा बने या फिर उल्टा बने, ठीक है, ये वाले जो कोण है वो बराबर होते हैं। तो इसमें x और y बराबर हो जाएगा, तो y का मान 130 हो जाएगा, तो x और y दोनों ही बराबर रहेंगे। फिर आपको इसमें गुणनखंड बहुपद का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना। तो पहले में आपको जो x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना। तो गुणनखंड है तो इसमें px और gx मानेंगे। पहला बहुपद k x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में k है। दूसरा gx जो x माइनस 1 है, तो यहाँ पर x माइनस 1 है तो इसको 0 के बराबर में लिख के x का मान ज्ञात करेंगे जो कि 1 आएगा, ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा x का मान। अब x के मान को इस px वाले बहुपद में रखेंगे, तो गुणनखंड पर में से p1 अगर रखेंगे इसका उत्तर 0 आएगा। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दो, तो इसका जो उत्तर है वो 0 आना चाहिए। तो k का 1 के स्क्वायर से गुणा कर तो k आएगा, 3 एकम 3 प्लस k बराबर 0। ये 1 के और ये 1 के 2 के हो जाएगा, माइनस के 3 इधर आएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, तो 2 के बराबर प्लस के 3। तो k का मान ज्ञात करना है तो 2 का 3 में भाग लगा देंगे, तो 3/2 इसका आंसर रहेगा। ऐसे ही आपका दूसरा वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसमें x माइनस के 1 का भाग देना है, तो जहाँ gx है उसको बराबर में 0 लिखेंगे और x माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब जो x का मान है वो कितना आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो p1 पर इसका मान 0 आएगा गुणनखंड पर में से, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस k, 1 और 1 2 प्लस k बराबर 0। k का मान ज्ञात करना तो 2 प्लस k बराबर 0, तो k का मान ज्ञात करने के लिए प्लस के 2 इधर आएंगे तो माइनस के 2 आंसर बचेंगे। या फिर इसके अथवा वाला जो सवाल दे रखा है, इसमें इसका जो बहुपद दे रखा है और इसको विभाजित करके इसका शेषफल निकालना। तो शेषफल आप सीधे ही निकाल सकते हैं, शेषफल पर में से ये इसका बहुपद है, इसमें इसका भाग देना है, तो इसमें इसके बराबर में 0 लिखेंगे, तो ये gx बराबर 0 रखने पर x का जो मान है माइनस का 1 आएगा। अब इसमें अगर इसका जो x बराबर माइनस का 1 रखें इस वाले बहुपद में और इसका उत्तर 0 आ जाता है, तो इसका जो शेषफल है वो 0 आ जाएगा, भाग पूरी बार जाएगा। तो शेषफल पर में ये कहते हैं कि p-1 जो इसका मान होगा, x की जगह पे -1 लिखो, -1 लिखो और माइनस का 1 लिखो। -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा और 3 को 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा और प्लस में 1 बचेगा। क्या हो जाएगा, इससे 3 से 3 कट जाएगा और प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, बराबर में 0। अतः शेषफल पर में इसका मतलब इसका शेषफल कितना है, 0 है, भाग पूरी बार जा रहा है। फिर आपका 45वां क्वेश्चन है, उचित पैमाना लेके x और y में आपको जिसमें ग्राफ खींचना है। x बराबर -2 y बराबर 4 -1 5 0 3 5 2 6 1, इसका आपको ग्राफ खींचना है। तो ये इसकी सारणी है, उसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पर x और y का मान, x बराबर तो ये आड़ी लाइन खींचेंगे, ये खड़ी लाइन खींचेंगे, इसमें 0 से इधर प्लस के, 0 से इधर माइनस के, 0 से ऊपर प्लस के, 0 से नीचे माइनस के लिख लेंगे। फिर इसके बाद में आपको पहला बिंदु लगाना है, ये 2 माइनस के और प्लस के 4, x का मान -2 y का मान +4, ये तो आपके प्लस माइनस के 2 हैं, x और y का मान +4 है, तो ये बिंदु आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। इसका उत्तर आपको यहाँ पे भर देना है। नेक्स्ट है -1 और 5, तो -1 और 5 इससे जस्ट ऊपर रहेगा। x का मान -5 है, -1 है और y का मान +5 है। नेक्स्ट है x बराबर 0 y बराबर 3, तो x का मान 0 है तो वो y एक्स पे होगा, तो y बराबर 3 आपके यहीं पे आएगा, y एक्स की धनात्मक दिशा में। नेक्स्ट है फिर आपके चौथा 5,2, x का मान 5 और y का मान 2 है, दोनों प्लस के हैं पहले में। x का मान 6 और y का मान 1, ये भी आपके पहले चतुर्थांश में आएंगे। ऐसा ही ग्राफ बनेगा, या फिर इसका सेकंड वाला ग्राफ है वो भी आपको ऐसे ही बना लेना है। पैमाना लिखना है, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई,
जैसे -4 -3 तो ये -4 और ये -3 आपका बिंदु यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका -4 -3 रहेगा इस बिंदु पे। दूसरा है फिर आपके -2 -1 तो ये -2 x का और y का मान -1, 2,1 तो ये 2,1, 4,3 तो ये 4,3 और 0,0। तो ये आपके जो मैंने आपके 45 ही प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में बता दिए। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, आपको अपने ऐप के ऊपर ये पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। और 27 नवंबर का जो पेपर है वो इसी प्रकार से और पेपर मैं अपलोड करूँगा। ऐसे ही सारे सारे पेपर आपके आने वाले हैं। पूरे पेपर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटे का वीडियो हो चुका है बच्चों। 1 घंटे का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसको पहले इतना आपके सामने इसका प्रेजेंट करने के लिए तो मेहनत लगती है। तो आप अगर अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना और अपनी कक्षा के 5 बच्चों को ये वीडियो ज़रूर भेज देना। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन जिन बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वो मेरी रिक्वेस्ट को ज़रूर स्वीकार करेंगे। आप अपना जो कक्षा के बाकी बच्चे हैं उन 5 बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। कहते हैं कि कर भला तो हो भला। अगर आप भला करेंगे तो आपका भला होगा। अगर आप शेयर करेंगे तो आपके भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे और ईश्वर आपको जो खूब है जो तरक्की देगा। आप जो बहुत ही शानदार नंबर प्राप्त करेंगे। माँ शारदे आपको बहुत बुद्धि दे, बहुत आप जो सफल इंसान बने और आप जो बहुत ही अच्छे जो इंसान के रूप में जाने जाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐप के ऊपर जो पुराने पेपर है उनको आप ज़रूर देखना, टेस्ट देना। टेस्ट का लिंक आपको जल्दी अपने व्हाट्सअप ग्रुप में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से उस टेस्ट में से आपको अपने पेपर में हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपके और भी पेपर सोल्व कराऊंगा गणित के, उनको आप ज़रूर देख लेना, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करके अपना व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, आपके स्कूल का नाम क्या है, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।